अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ, जहाँ पर बातें होती हैं हेल्थ से रिलेटेड। मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी अपनी और आप तमाम नाजरीन की हेल्थ का ख्याल रखें। जी हाँ, एफजेन चैनल जहाँ दीन सिखा रहा है वहाँ पर आपको हेल्दी भी बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये तमाम चीज़ों में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर तनवीर सर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से आप? माशाल्लाह, आपको हम प्रोग्राम में मरहबा वेलकम कहते हैं। एफजेन चैनल के नाजरीन, बैक पेन वाकई एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे बहुत सारी बात हो सकती है और ज़ाहिर है क्योंकि ये अब हमारे जो है मुआशरे का बहुत हॉट टॉपिक है। तो इस हॉट टॉपिक में मैं चाह रहा था सर, मेरे पास कुछ डिस्टिंग्विश हैं अलग अलग बैक पेन को लेकर, तो आज के एपिसोड में इस पर भी बात करेंगे। मैं चाह रहा था क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, तो कुछ आपके अनुभव, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस पे बात करते हैं। आपके तजुर्बात के नज़र में, आपके एक्सपीरियंसेस के पेश नज़र, आपको क्या लगता है कि एक जो 3-4 ऐसे कॉमन रीज़न जिसकी वजह से बैक पेन मुआशरे में नॉर्मलाइज होता चला जा रहा है? जी, तो जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा कि जो स्पाइन की तकालीफ हैं तो उसमें एक बड़ा अहम हिस्सा होता है पोस्चर की वजह से। ऐसे ही आपके बैठना, आपका चलना, आपका काम करना, आपका सोना, खास करके मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करना, इन सारी चीज़ों की वजह से होता है। तो उसमें कुछ तकलीफ़ होती है स्पाइनल कॉलम जो होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो हड्डी होती है, उसकी वजह से। तो उसमें कुछ कमज़ोरी आ गई, चाहे कैल्शियम की कमी से आ गई, चाहे विटामिन डी की कमी की वजह से आ गई, कभी कभार उम्र दराज होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो गई, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस भी बोला जाता है, उस वजह से। तो एक जो हिस्सा है तकालीफ का वो हड्डी की कमज़ोरी की वजह से आता है। एक हिस्सा जो है तकालीफ का वो आपके मसल, जो स्पाइन के अराउंड मसल्स हैं, उनकी स्टिफनेस की वजह से आता है। तो अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, अगेन पोस्चर और सोने का तरीका ठीक नहीं है, तो उस तरह से मसल भी स्टीफ हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कुछ तकालीफ होते हैं। तो अगर हम लोग कुल मिला के देखेंगे इसको, तो पहला हिस्सा जो आता है वो आपका न्यूट्रिशन का है, दूसरा हिस्सा आता है आपके फ़िज़िकल एक्सरसाइज का है, और तीसरा जो हिस्सा है वो आपके पोस्चर और रोज़मर्रा के मूवमेंट का आता है। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप ठीक करोगे और उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइजेस, कुछ छोटे मोटे जिसको हम नुस्खे बोलेंगे, तो वो भी ठीक रखेंगे, तो काफ़ी हद तक अपने स्पाइन की, बैक की हेल्थ जो है वो ठीक रह सकती है। अभी ये जो आपका जुमला था छोटे मोटे एक्सरसाइजेस, जी, अब एक्सरसाइज जैसी ये वर्ड आता है ना, तो यानी मैं इमेजिनेशन में जो हमारे अतराफ में जितनी भी जिम्स है, इनके जो है ना वो यानी आउटडोर यानी से इंडोर होकर जो है ना वापस आता हूँ कि क्योंकि आज साइकी ये बनी हुई है कि एक्सरसाइज मतलब जिम। तो कुछ ऐसी कॉमन एक्सरसाइज है, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो? सबसे पहली, सबसे आसान एक्सरसाइज और जिसकी वजह से बहुत सारी तकालीफ से बचा जा सकता है वो है चलना। तो 30 से 40 मिनट का वॉक अगर आदमी करे एक मीडियम पेस पे, तो बहुत सारे तकालीफ से बचा जा सकता है, ना सिर्फ स्पाइन के बल्कि बाकी बहुत सारे तकालीफ से बचा जा सकता है। और ख़ास करके स्पाइन के लिए जो एक्सरसाइज है ना, तो उसमें जो बेंडिंग वाले एक्सरसाइज हैं, जो बैकवर्ड बेंडिंग है, क्योंकि आगे की तरफ झुक के हम लोग अक्सर काम करते हैं, ऐसे ही पीछे की तरफ झुकना अपना कम हो जाता है। तो जिन एक्सरसाइजेस में पीछे की तरफ झुकना पड़ता है, पीठ को पीछे की तरफ ले जाना पड़ता है, वो एक्सरसाइजेस स्पाइन के लिए बेटर होते हैं माशाल्लाह। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि किसी भी चीज़ में ज़्यादती करना ठीक नहीं है, ऐसा ही। तो इसलिए दरमियानी अंदाज को इख्तियार करना ज़रूरी है। अगर मैं आज एक्सरसाइज को शुरू करता हूँ तो हो सकता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा न चल पाऊँ, या मेरी बैक बहुत ज़्यादा बेंड ना हो पाए, तो कोई बात नहीं, तो जितना जहाँ तक होता है वहाँ तक करें और धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करते चले जाएँ। तो वॉकिंग एक बहुत अहम एक्सरसाइज है। दूसरा है बैकवर्ड बेंडिंग। जहाँ तक आपने जिम का बताया, तो जिम में ऐसा है कि वज़न, जो वेट ट्रेनिंग है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो बैक के लिए वेट उठाना, अगर आपकी बैक ऑलरेडी हर्ट कर रही है और उसमें अगर आप वज़न उठा रहे हो तो वो और भी तकलीफ देह हो सकता है। तो वेट ट्रेनिंग आप जब भी करना चाहते हो तो आपकी बैक हेल्दी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर वेट ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह में आप कर सकते हो। अदरवाइज़ घर पे जो एक्सरसाइजेस करने हैं तो वो बैकवर्ड बेंडिंग वाले एक्सरसाइज है,
वॉकिंग वाले एक्सरसाइज हैं। एक और आसान तरीका है जो घर पे कर सकते हैं, मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को एडवाइस देता हूँ कि आपको सीधा लेटना है। लेटने से पहले आपको एक करना है कि एक चादर या कुछ चीज़ आपको लेनी है, उसका एक रोल बना लेना है, जो छोटा रोल बनेगा जी। तो आपको सीधा लेटना है और आपके कमर के नीचे वो रोल रख के लेट जाना है, जितना भी 5 मिनट 7 मिनट आप लेट सकते हो। धीरे धीरे आपको 2 चीज़ें बढ़ानी है, उस रोल का साइज़ बढ़ाना है और लेटने का वक्त बढ़ाना है। तो आपको बढ़ाते बढ़ाते एक गद्दे का रोल करके उसके ऊपर आप बैकवर्ड बेंड कर रहे हो, उस लेवल तक पहुंचना है और वक्त को 10 से 15 मिनट तक एक्सटेंड करना है। तो कुल मिला के ये है कि जो आपके स्पाइन का कर्व था, जो आगे झुकने की वजह से, कंटिन्यूसली आगे झुकने की वजह से जो तकलीफ हो रही थी, उसको आप अगर बैक की तरफ झुकोगे तो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। और बैक की जितनी भी तकलीफ हैं, ऐसा माना जाता है कि 70 to 80% जो है वो फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, इससे ठीक हो सकती हैं। तो दवा की ज़रूरत बहुत कम, 20 से 30% ही बैक के एलिमेंट में पड़ती है, और बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस तरह के एक्सरसाइज से मैनेज हो सकते हैं। आपकी बातों में जो स्टार्ट में गुफ्तगू रही वो बहुत ज़्यादा पोस्चर पे रही कि सिटिंग पोस्चर और स्लीपिंग पोस्चर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इन पर तवज्जो ना दी जाए, इनका ख्याल ना रखा जाए तो बहुत ज़्यादा, यानी यूँ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ तो यहीं पर होती है कि बंदा जो है वो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स में आता है। तो मैं चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा हमें को सिटिंग पोस्चर पे भी थोड़ी सी अगर बात हो जाए कि एफजेन चैनल के नाजरीन को भी पता चले कि किस तरह की जो है वो सिटिंग पोस्चर होनी चाहिए हमारी, कि हम बैठते वक्त किस तरह से बैठे, सोते वक्त किस तरह से सोएं, जिसकी वजह से हमें इस तरह की तकलीफ ना हो। जी, तो बैठते वक्त सबसे पहले हम लोग सर्वाइकल स्पाइन से शुरू करेंगे। इसका जिक्र हमने पहले एपिसोड में भी किया था कि बैठते वक्त और काम करते वक्त आप कोशिश करें कि आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या जो मोबाइल है वो टेबल के ऊपर इस तरह से रहे कि जहाँ तक हो सके कि आँखों के लेवल तक रहे, ताकि आपको उसमें झुकना ना पड़े। और चूंकि आप आगे झुक के काम काफ़ी कर रहे हो, तो गर्दन की एक्सरसाइजेस में भी गर्दन को पीछे झुकाने वाले कुछ एक्सरसाइज और गर्दन को गोल घुमाने वाले, दोनों तरफ, राइट से भी और लेफ़्ट से भी, तो ये एक्सरसाइजेस भी करते रहें। उसके बाद जो लंबर स्पाइन पे आते हैं, क्योंकि थोरेसिक स्पाइन काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है, तो लंबर स्पाइन में बैठने का अहम हिस्सा है उसके पोस्चर में। तो बैठने के लिए अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी हाइट चेक कर लें। कुर्सी की हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपके पैर आसानी से ज़मीन पर लगें, लेकिन इतनी भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा पैर बेंड हो जाए। आइडियली आपके पैर का जो घुटने का एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए बैठते वक्त। तो इतना आप अपने कुर्सी का हाइट रख लें, या तो फिर एडजस्टेबल चेयर यूज़ कर लें कि जिसकी हाइट एडजस्ट हो सकती है। पीठ को सीधा रखा जाए और जो लंबार एरिया है वहाँ पे कुछ तकिया या कुशन कुछ रखा जाए ताकि उसको सपोर्ट मिले। तो 3 हिस्से बताए मैंने, एक तो पीठ को सीधा रखा जाए, दूसरा लंबार एरिया में कुछ कुशन का इस्तेमाल किया जाए, और तीसरा जो है आपके घुटने का एंगल 90 डिग्रीज रहे, राइट एंगल होना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट में बोलें तो ऐसा है कि आप इस तरह से बैठें कि जैसे आप कोई इंटरव्यू आपका चल रहा है और उस वक्त आप जैसे बैठना पसंद करते हो उस तरह से बैठें। मैं अगर स्टूडेंट लाइफ को कनेक्ट करूँ तो वाइवा वाला जो हमारा बैठने का अंदाज होता है, बिल्कुल एकदम अटेंशन वाला, तो वैसे बैठने की कोशिश करें। और हर 30 मिनट में कम से कम 3 मिनट उठ जावें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। तो जैसे कि एक बिल्ली को आपने देखा होगा स्ट्रेच करते हुए, तो उस अंदाज में आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो, तो 2 से 3 मिनट के लिए हर 30 मिनट्स के बाद यह बेहतर रहता है। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी आदतें हम लोग अपना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम करते करते आपको अगर मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है, कॉल आ जाता है, तो अगर आप कॉल को बैठे बैठे अटेंड करने की बजाय उठ के थोड़ा सा चहलकदमी करते करते अटेंड करेंगे, तो आपका उठना भी हो जाएगा, थोड़ा सा चलना भी हो जाएगा, आपका पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। वैसे कभी ऐसा रहता है कि कुछ सोचने वाला काम है, तो सोचने वाला काम आप टेबल पे सर रख के भी कर सकते हो, लेकिन टेबल पे सर रख के करने के बजाय अगर आप उठ जाते हो, चहलकदमी करते करते हो, तो इस तरह से आपका थोड़ा बहुत चलना हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बैठने वाला पोस्चर है उसमें आपको थोड़ा देर ब्रेक मिल जाएगा। तो इस तरह से हर 30 मिनट्स बाद एक 3 मिनट का ब्रेक लेंगे तो वो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। माशाअल्लाह। और सोने का जो पोस्चर आपने पूछे थे, तो सोने के पोस्चर में बैक एक में कुछ डॉक्टर्स जो हैं इस ट्रीटमेंट को भी यूज़ करते हैं कि एक सख्त जो सरफेस है, तो सख्त सरफेस के ऊपर सीधा सीधा पीठ के बल लेटना, उस तरह से भी कुछ एक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उस तरह से लेटने से भी बहुत फ़वाइद हो सकते हैं। लेकिन अगर आम तौर पे आप पूछें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा है कि आप एक जो मैट्रेस या गद्दा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसा हो कि जो बहुत ज़्यादा
हार्ड ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो कि उसमें आपके बॉडी पोस्चर जो धस जाते हैं या दब जाते हैं, तो वैसा वाला गद्दा नहीं हो, मीडियम हार्ड उसका गद्दा हो। तकिया जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो, उसकी ऊंचाई इतनी रहे कि आपकी गर्दन जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के लाइन में रहे, ना नीचे जाए ना वो ऊपर जाए, तो एक तरह से जावे। पीठ के बल लेटना स्पाइन के प्रॉब्लम्स में बताया जाता है, पेट के बल लेटने को मना किया जाता है। पेट के बल लेटना जो है उससे आपकी सर्वाइकल स्पाइन में और लंबर स्पाइन में काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और हम किताबों में भी पढ़ते हैं और ओल्मा भी हमको अक्सर औंधे मुंह लेटने से मना करते हैं। बल्कि अब तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों की आदत होती है कि पेट के बल औंधा ही सोते हैं, उसी वक्त उनको नींद आती है। तो ऐसों को भी जो है वो यहाँ पर देखना चाहिए कि अगर हम इस तरह से सोते हैं, इस तरह से अगर हम स्लीपिंग पोस्चर अपना इख्तियार करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, एक बड़ी तकलीफ में फंस सकते हैं, और यूँ समझे कि दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान। तो बेहतर है कि जहाँ हम मॉडर्न एरा में मेडिकल साइंस को फॉलो करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ दीन इस्लाम में ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को गाइड किया हुआ है। दीन इस्लाम को फॉलो करना भी जो है वो बेहद ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज सोसाइटी में डिस्कस की जाती है, एक है स्लिप डिस्क, और एक मैंने स्टडी करके जो है वो निकाला है कि हर्निएटेड डिस्क प्रॉब्लम। तो ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? अगर इस पर थोड़ी रोशनी डाली जाए, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल ही है टाइप्स ऑफ बैक पेन, तो थोड़ा सा अगर स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क पे अगर बात की जाए तो। जी, तो डिस्क पे बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा एनाटॉमी पे जाते हैं कि डिस्क होता क्या है। जैसे हमने शुरू में बात की कि 33 वर्टिब्रा होते हैं, उसमें से आखिरी दो जो हैं सैक्रम और कॉकिक्स, वो 5 और 4 इकट्ठे जुड़े होते हैं। तो सैक्रम एक बन जाता है 5 को जुड़ के, कॉकिक्स एक बन जाता है 4 को जुड़ के, और उसके अलावा जो वर्टिब्रा होते हैं वो फ्री वर्टिब्रा होते हैं। तो ये दो वर्टिब्रा के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग समझने के लिए एक कुशन या गादी की तरह ले सकते हैं, एक डिस्क की तरह ले सकते हैं। तो उसके 2-3 अहम काम होते हैं। पहला अहम काम होता है कि दो वर्टिब्रा के बीच में वो रहता है। वर्टिब्रा जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है और डिस्क जो है वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। चलते फिरते भागते दौड़ते जो स्पाइन में शॉक आते हैं तो उसको वो एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर एक एन्युलस करके स्ट्रक्चर होता है उसी डिस्क के अंदर। तो वो क्या करता है, वो एक पिवोट की तरह काम करता है। अगर दो वर्टिब्रा हैं और उस दो वर्टिब्रा के बीच में एक जो डिस्क है, तो उसमें जो एन्युलस है वो बॉल की तरह काम करता है। इस वजह से जब वो घूमता है वर्टिब्रा तो उस बॉल के ऊपर घूमता है, यानी फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन नहीं होता। सही जी, तो इस तरह का उसका रोल है। तो अब कई बार क्या हो जाता है कि उम्र के साथ या किन्हीं वजूहात के वजह से वो इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है, या फिर किसी शॉक की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, या फिर कंटिन्यूसली उस पर अगर प्रेशर आता रहे अपने बैड पोस्चर की वजह से, या ज़रूरत से ज़्यादा या बग़ैर सही टेक्निक के वेट लिफ्टिंग करने की वजह से, इस तरह से वो जो डिस्क है ड्राई होता है या उसका इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो उस वजह से भी हो सकता है, या पोस्चर की भी वजह से हो सकता है कि वो अपनी जगह छोड़ के थोड़ा सा अगर बाहर आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग स्लिप डिस्क, कि थोड़ा सा वो बाहर आ गया। और उसी चीज़ का अगर बढ़ गया या फिर वो टूट गया, उसका जो बाहर का बॉर्डर होता है उसको रप्चर करके ब्रेक करके अगर वो बाहर आ गया तो उसको हर्निएशन बोला जाता है। अच्छा। तो समझने के लिए ऐसा है कि एक ही चीज़ के दो स्टेजेस हैं। स्लिप डिस्क है वो थोड़ा सा कम सीवियर स्टेज है, और हर्निएटेड डिस्क जो है वो ज़्यादा सीवियर स्टेज है। तो जब वो अपनी जगह छोड़ देता है तो होता क्या, हमने पहले ही देखा है कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग नर्व्स निकलते हैं। ऐसे ही है। तो जैसे ही वो स्लिप डिस्क होके बाहर निकलेगा, उसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ेगा और नर्व्स पे पड़ेगा। तो जब वो नर्व्स पे या स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर देगा तो वो नर्व जितने बॉडी के हिस्से को सप्लाई करती है, उन हिस्सों में पेन या झुंझुनाहट, मूंगी आना जिसको बोलते हैं, उस तरह की तकलीफ शुरू होंगी। तो स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क ये होता है। अच्छा, ये देखा गया है कि मोस्टली जो है ना वो लोअर बॉडी को इसका जो है बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, कि स्पेशली स्लिप डिस्क में ये सुना है कि थोड़ा भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो लोअर बॉडी को जो है वो ज़्यादा इसका जो है असर होता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो स्लिप डिस्क है तो ये अगर बढ़ जाए
या इसके मामलात बढ़े, जैसे बहुत सारा सुना है, किसी भी आप पेशेंट को सुनो तो वो कहता है L4 L5 जो है हमारी प्रॉब्लम में है। अब एक कॉमन आदमी को तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर इस तरह के हो, वो कह देता है L4 L5 में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लोअर बॉडी में प्रॉब्लम है। अगर इसकी थोड़ी वजाहत हो जाए, क्या ये जो लंबार की जो नर्व्स हैं ये अक्सर लोअर बॉडी में जाती है, क्या सिचुएशन होती है? तो वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग जगह से जो नर्व्स निकलती हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। जैसे जो सर्वाइकल रीजन से यानी गर्दन के जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ से नर्व्स निकलेंगी तो वो आपके अपर हिस्से को, आपके हाथों वगैरह को सप्लाई करेंगे। ऐसा ही उसी तरह से जो लंबर रीजन है, कमर की रीजन है, वहाँ से जो नर्व्स निकलती है वो आपके पैरों को, आपकी लोअर बॉडी को सप्लाई करती है। जो वर्टिब्रास हैं उसमें से L3 यानी 3 नंबर वाला वर्टिब्रा, L4 यानी 4 नंबर, L5 यानी 5 नंबर वाला वर्टिब्रा। तो L4 L5 का मतलब अगर आपने जो कहा कलोकियल में, तो उसका साइंटिफिक मतलब है कि L4 और L5 के बीच वाली जो डिस्क है वो हर्निएट कर रही है या स्लिप डिस्क हो रही है, या किसी वजह से L4 और L5 के बीच में से जो नर्व्स निकल रही हैं उस पर कहीं पे प्रेशर आ रहा है। तो वो प्रेशर कहाँ ट्रांसफ़र होगा, चूंकि वो नर्व पूरे पैरों को सप्लाई करती है, खास करके जो सायाटिक नर्व होती है, तो वो नर्व जब लोअर बॉडी को सप्लाई करती है, खास करके पैरों को, उस पर अगर प्रेशर आता है तो फिर पैर में दर्द होता है, पैर आप सीधा नहीं कर पाते, ऐसे घुटने के बल सीधा नहीं कर पाते, और फिर पैरों में सुन्न हो जाता है, झुनझुनी हो जाती है, और ज़्यादा देर चल नहीं पाते। चलने के बाद में पैर के पिछले हिस्से में खिंचावट होना, दर्द होना, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। उसको सायाटिका भी बोला जाता है। लेकिन सायाटिका जो आपको दिख रहा है वो दरअसल कोई बीमारी नहीं है, वो सिम्टम्स हैं। और आपकी बीमारी ये है कि जो आपकी L3 L4 की या L4 L5 के बीच वाली जो नर्व है वो कॉम्प्रेस हो गई, ये उसकी बीमारी। अभी क्योंकि मैं तो लिख के लाया था, तो सायाटिका ये एक डिसीज़ इस तरह से मेंशन किया है, और अब तो ये बहुत यानी कॉमन हो गया है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं पाते। नमाज़ों के दौरान भी देखा है कि वो दो ज़ानों जब अत्तहियात पे बैठते हैं तो वहाँ भी वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी जो है वो सायाटिका ही है या कोई अलग है, या सायाटिका, क्योंकि अब ये नॉर्मल हो गया ना, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है। कम उम्र वाले भी जो होते हैं, अबाउट 18 वाले अगर डिस्कस कर लें, तो इनको भी ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, खड़े हो जाते हैं, पैरों को मूवमेंट देने लग जाते हैं। तो कि ये क्या भी सारी चीज़ें सायाटिका के सिम्टम्स में आएगी? जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि सायाटिका जो है वो एक तरह से सिम्टम आप इसको बोल सकते हो, और कंप्लेंट जो है वो ये है कि उसको उस पर प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर चाहे स्लिप डिस्क की वजह से आए, हर्निएशन की वजह से आए, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, अलग अलग किस्म की जो बीमारियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की, किसी वजह से आ गया, तो वो जब प्रेशर आ जाता है तो उस प्रेशर को नर्व ट्रांसमिट करती है और वो नर्व्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, उसी को सायाटिका बोला जाता है। तो हालांकि अगर समझो किसी को सायाटिका की वजह से दर्द अगर पैर में भी हो, लेकिन उसका ओरिजिन चूंकि लंबर स्पाइन के अंदर है, तो आपको ट्रीटमेंट जो है वो आपके लंबर स्पाइन का करना पड़ता है। तो इस चीज़ को सायाटिका बोला जाता है, वो अक्सर लंबर स्पाइन से रिलेटेड होता है। और लंबर स्पाइन में ही क्यों होता है, इस चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो पहला पोस्चर था, दूसरा ये था कि वेट लिफ्टिंग का काम जो है वो आपका स्पाइन कर रहा है। अक्सर हम लोग वज़न उठाते हैं तो क्या करते हैं, कमर में झुकते हैं और वज़न उठा लेते हैं, बल्कि सही तरीका उसका यह है कि कमर में ना झुकते हुए घुटनों को झुकाकर नीचे जाया जाए और फिर वज़न उठाकर घुटने सीधे करें, मतलब पैर सीधे करें, सिप अप होना है, और वो घुटने बेंड होनी चाहिए, ना कि कमर बेंड होनी चाहिए, ना कि कमर बेंड होनी चाहिए। तो इस तरह से वो स्पाइन पे शॉक नहीं आएगा। तीसरी चीज़ जो पहले एपिसोड में मैंने अर्ज की थी कि सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पेट में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका स्पाइन पे प्रेशर ज़्यादा आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, अगर आपको गैशियस डिस्टेंशन है या किसी तरह की इंडाइजेशन की तकलीफ़ है, तो वो सारा प्रेशर भी किसी न किसी तरह से स्पाइन पे आ जाता है। तो क्लासिकल मेडिसिन में ये हमेशा बताया गया है, जो पुराना मेडिसिन है अपना क्लासिकल ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसमें हमेशा ये बताया गया है कि अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपके कमर में भी लोड कम आएगा, तो आपको बैक एक की तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो ये 5-6 चीज़ें रिलेटेड हैं। एक आपका पोस्चर, दूसरा आपका वेट लिफ्टिंग, तीसरा आपका न्यूट्रिशन, चौथा आपका गट हेल्थ, और पांचवा ऑफ कोर्स फिजिकल एक्टिविटी। तो इन चीज़ों को अगर आप ठीक रखेंगे तो आपका स्पाइन का हेल्थ और जो आप सायाटिका बोल रहे हैं वो भी ठीक। माशाअल्लाह करीम, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है एफजेन चैनल के नाजरीन, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप देखें कि आज कौन सा घर ऐसा है जहाँ एक दो शख्स ऐसा निकल ही जाते हैं जो कि इस कमर की परेशानी से जो है वो 2-4 ना हो। अल्लाह हिफाजत करें, आफ़ियत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं सायाटिका को लेकर एक और मेरे जहन में थोड़ा सवाल आया कि अगर
किसी को वाकई बैठने में तकलीफ हो या बैठे तो पैर में जो झुरझुरी हो या पैर सुन हो जाए, तो हर बार ये क्या डिस्क प्रॉब्लम या साइटिका की वजह से होता है या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं? कोई ऐसा ना कर लें कि फिर उससे कनेक्ट ही कर दें कि अगर पैर में हल्की भी झुनझुनी पड़ रही है, वो बैठ नहीं पा रहे हैं ज़मीन पे, तो क्या उसका रीज़न वो रीढ़ की हड्डी या वो हर्निएटेड इशू या स्लिप डिस्क की है या और भी किसी वजह से भी जो है वो पैर वाइब्रेट करता है या झुनझुन करता है? जी, बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत किस्म के एलिमेंट्स रहते हैं कि जिसकी वजह से ये हो सकता है। एक जो हमने अर्ज़ किया, आपने अर्ज़ किया साइटिका, वो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन हर एक बैक एक का मतलब साइटिका नहीं होगा या हर एक बैक एक का मतलब डिस्क हर्निएशन नहीं होगा। तो वो पता करने के जो तरीके हैं वो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन मिसाल के तौर पे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेने के बाद ही करनी होती है। तो सबसे पहला, अगर आपको बैक एक है और वो बैक एक आपका हल्का है और किसी शॉक की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, झटके की वजह से नहीं शुरू हुआ है, हल्का है, बेरेबल है और किसी तरह के एक्सीडेंट की वजह से नहीं शुरू हुआ है, तो आप घर में एक्सरसाइज, पोस्चर करेक्शन, ये चीज़ें कर सकते हो। अगर समझो यकायक कोई बैक एक आपका शुरू हुआ है और काफ़ी इंटेंसिटी में ज़्यादा है, तो फिर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ पे और किस प्रॉब्लम की वजह से वो शुरू हुआ है। तो उसको पहले एग्जामिन करना है, क्योंकि अगर आपको कोई आपके वर्टिब्रल कॉलम में कहीं पे कोई इंजरी हो गई हो किसी वजह से और उसकी वजह से पेन शुरू हो गया और उस पर अगर आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो वो पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि इंजरी वर्स हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों में आराम करना ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों में पोस्चर करेक्शन ज़रूरी होता है और कुछ चीज़ों में एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। तो ये आप तय कैसे करेंगे? ये आपको किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद अगर उनको कहीं पे दिक्कत दिखाई दी तो फिर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह वगैरह और ब्लड टेस्ट की अगर ज़रूरत पड़े तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आपकी बैक एक किस वजह से होती है। ऐसा ही। और वो डायग्नोसिस जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है या मेडिकल एडवाइस लेनी है कि उसमें रेस्ट करना है या एक्सरसाइज करना है या करेक्शन करना है। बिल्कुल ऐसा ही है प्यारे डॉक्टर साहब। प्रॉब्लम ये है कि अपने जो है ना मन के डॉक्टर होते हैं, कई बार जो है वो जहन भी इस तरफ होता है। एक कोट कहा जाता है, हम हालात से ज़्यादा ख्यालात से परेशान हैं। हो सकता है एफजेन चैनल के नाजरीन को भी ऐसा कोई तजुर्बा हो कि हल्का सा अगर किसी काम को करने के बाद पीठ में तकलीफ होती हो तो वो बिल्कुल ऐसा ना कि इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उनको लगे कि लगता स्लिप डिस्क होगा या हर्निएटेड कोई इशू होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ज़रा वक्त भी मुकम्मल हो रहा है, तो एक गाइडलाइन आपकी तरफ से कि अगर किसी को हल्का सा भी पीठ में तकलीफ महसूस हो या वो थोड़ा सा अपने आप में थकान महसूस करें या सडनली नेक या जो वो अपने कमर में कोई इस तरह की तकलीफ महसूस करें, क्या करना चाहिए, किस तरह से उसके प्रिकॉशन लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए, क्या हमारे लिए जो है वो आपकी तरफ से गाइडलाइंस होगी सर? तो किसी को अगर हल्का दर्द महसूस हो रहा है और किसी भी इम्पैक्ट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर वो दर्द नहीं है तो ही आप घर में कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी इम्पैक्ट की वजह से या कोई दर्द अचानक शुरू हुआ है या कोई दर्द इंटेंसिटी में ज़्यादा है तो घर पे आप कोई एक्सरसाइज या कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर हल्का दर्द है और वो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने पोस्चर करेक्शन करेंगे, जिस पे हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, तो वो आप पोस्चर करेक्शन करेंगे। सेकेंडली आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट करते वक्त जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्लैट सरफेस पे आपको पीठ के बल सीधा लेटना है जितना हो सके। तो एक 2 से 3 दिन तक आपको ये रेस्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर वो दर्द कम होता नज़र आ रहा है तो फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अगर कम होता नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप डॉक्टर की सलाह लेंगे। और एक्सरसाइज जो है वो हमने अर्ज़ किया है पहले ही कि वॉकिंग और बैकवर्ड बेंडिंग वाले जो एक्सरसाइज है वो, और कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइजिंग या वेट लिफ्टिंग वाला काम हम लोग इस वक्त नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एक छोटे छोटे नुस्खे जिसको कहा जाता है, जो आप घर में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि अगर आपका डाइजेशन नहीं सही रहेगा तो स्पाइन पे प्रेशर आएगा। तो डाइजेशन सही रहने के लिए आप एक बहुत सीधा साधा काम कर सकते हो कि सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद 1-2 गिलास गर्म पानी पी लिया। जैसे चाय गर्म पीते हैं तो गर्म पानी पी लिया, तो उससे काफ़ी हद तक गैसेस वगैरह रिमूव हो जाते हैं, आपका गट हेल्थ ठीक रहता है। दूसरा एक तरीका है कि जो स्पाइन के लिए हमने अर्ज़ किया था कि कैल्शियम, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो एक काम हम लोग घर में कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। 1 कप दूध लिया, उस 1 कप दूध के अंदर 1 कप पानी मिक्स कर लिया, तो अब वो 2 कप बन गया।
उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जो सौंठ बोलते हैं जिसको, अदरक सूखने के बाद जो होती है उसकी पाउडर डाल दी जी। और अब उसको गैस पे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। तो वो पक के जब 1 कप वापस से रह जाएगा, यानी जो 1 कप पानी अपन ने ऐड किया था वो वेपराइज हो गया, तो अब उसको छान के, और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप शक्कर या गुड़ का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, तो उसको पी लिया। तो इससे क्या होगा, आपका एब्सॉर्प्शन भी ठीक होगा, आपका डाइजेशन भी ठीक होगा। हल्दी के अपने आप में बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले फ़वाइद हैं, वो भी आपको हासिल होंगे। और दर्द अगर आपका मामूली है तो इन चीज़ों से भी उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। इसके बाद आपको ये करना है कि कोई भी पेन किलर अपने मन से नहीं लेना है। ऐसा ही बहुत ज़्यादा अगर हो तो एक पैरासीटामोल, वो भी सिर्फ एक ही वक्त एक ही डोज आप ले सकते हो, वो भी अगर आपके डॉक्टर ने पहले अप्रूव कर रखा हो तो। उसके अलावा कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन अपने आप से नहीं लेना है, क्योंकि हर किस्म का पेन किलर हर एक बंदे को सूट नहीं करता। ऐसा ही। तो वो करेंगे। एक और आसान सा ट्रीटमेंट है उसका कि गर्म पानी की थैली आती है या एक बोतल के अंदर आप गर्म पानी रख के उससे सेक कर सकते हो। और मालिश जो है, मालिश का मतलब ये नहीं कि बहुत ताकत से उसको प्रेशर से कुछ किया जाए, हल्का हल्का मालिश, वो भी हल्के दर्द में आप करोगे। अगर तेज़ दर्द है तो उसमें मालिश नहीं करोगे, उस पर आप डॉक्टर की एडवाइस लोगे। तो ये 3-4 चीज़ें हमने बताई जो घर पे की जा सकती हैं। एक है गर्म पानी से सेक, दूसरा मालिश जो है वो सिर्फ तभी करना है जब दर्द हल्का हो और कुछ पीरियड से चलता आ रहा हो। अचानक दर्द हुआ है और अगर इंटेंसिटी में दर्द है तो मालिश नहीं करनी। सही। एक गर्म पानी पीने वाली बात बताई, एक दूध हल्दी और सौंठ वाली बात बताई, और कुछ एक्सरसाइजेस वाली बात। ये माइल्ड केसेस के अंदर हम लोग कर सकते हैं, और अगर दर्द ज़्यादा है तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एफजेन चैनल के नाजरीन, मकसद यही है कि आप तक जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आज हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि ज़ाहिर है सेहत है तो बीमारियां भी हैं, और बीमारियों से बाहर आने का नाम ही सेहत है। ज़ाहिर है जो आदमी हेल्दी है वो बीमार नहीं हो सकता। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी और जो है वो हमारे एफजेन चैनल के नाजरीन की सेहत बनी रहें, ये ताकतवर रहें, ये सेहतयाब रहें, ताकि अपनी फैमिली को खुश रखें और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी खुश रखें। तो इसी तरह की मोर ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारा प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ ज़रूर देखते रहें। और भी दीगर दीनी मालूमात के लिए और दीगर चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाने के लिए देखते रहिए एफजेन चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के